चौथ माता के इस प्रांगण में मैं मेरे साथी हाफिज मंजूर अली साहब, दशरथ जी, इंद्राज जी, आरको साहब, मान सिंह जी, डिप्टी साहब, मोर्चा भाई, हनुमान जी, सभी जो मंचासीन हमारे आदरणीय सदस्य और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आप सब भाई बहन जो हमारे निमंत्रण पे या हमको सुनने के लिए अपना अमूल्य समय देकर यहाँ आए हैं और दिल से यहाँ शिरकत किए और बैठे हैं। चाहे भले ही अपन 150-200 आदमी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप 1.5-2 लाख के बराबर हैं, क्योंकि आप सब हजारों के बराबर हैं। यहाँ कोई साधारण आदमी नहीं है, सब लीडर्स हैं और हमने सिर्फ लीडर्स को ही बुलाया है। और आज से हम घोषणा करके जाएंगे कि आप सारे आप जन मोर्चा के कप्तान होंगे अपने अपने एरिया के, और आप इस मुहिम को आगे जागृति फैलाएंगे। अब बात यह आती है कि जन मोर्चा क्या चीज है और ये बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। और बहुत सारे मोर्चे, पार्टियां सब चल ही रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि हकीकत कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। और जो संविधान ने हमको सिखाया है, समता, भाईचारा, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, वो चीज देखने में नहीं मिल रही है, बल्कि सब एक तुच्छ स्वार्थ के लिए उसको, सौहार्द को, भाईचारे को बिगाड़ा जाता है, जिसे आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ एक स्वार्थी लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मिसगाइड करते हैं। बाबा साहब ने 2-3 बातें कही थी, उनमें से आप देखेंगे कि कोई चीज का पालन नहीं हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका लागू करने वाले यदि अच्छे नहीं होंगे तो प्रजातंत्र को खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखना है, यानी कि राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपस में टकराव होगा। क्योंकि यहाँ तो अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक प्रदेश, अनेक वातावरण, भौगोलिक स्थिति, तरह तरह की चीजें, और ये अनेकता ही हमारी एकता की विशेषता है। लेकिन आज हो क्या रहा है आप सब जानते हैं। जब कहने के लिए, क्वालिटी वर्क कुछ बताने के लिए नहीं होता है, तो धर्म को बीच में लाके चुनाव जीतने की प्रयास किया जाता है। अब उससे जितना नुकसान समाज को होता रहे। तो बाबा साहब ने इतने टाइम पहले जो चीज फोरसीन की थी, देख ली थी, सोच ली थी, वो आज कितनी सटीक साबित हो रही है, ये आप और हम सब देख रहे हैं। तो हमको इन मिथ्या प्रचारों से बचना होगा और ये तय करना होगा कि सही आदमी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, सही आदमी विधानसभा और लोकसभा में जाएं और वो जनता के हितों की बात करें, उसके लिए लड़ें, मरें, खपें। ऐसे लोग नहीं जाएं जो वहां जाके अपना व्यापार करने लगे या उनके मुंह पे ताला लग जाए, जो कि ज्यादातर हो रहा है। अब आप बताइए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आप सब कहेंगे कि हाँ, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती, हम सब सहमत हैं। ईआरसीपी का ले लीजिए, हम 2-2.5 साल से किसान आंदोलन से जुड़े हैं और काफी समय मान सिंह, मोर्चा और हम आप सब भाइयों ने, सब ने दिया, और उसका परिणाम हमारी एकता का ये हुआ कि 750 लोगों की शहादत के बाद में जब सरकार को लगा कि यूपी और उत्तराखंड वगैरह में चुनाव हार सकते हैं, तो मजबूरी में 3 काले कानून वापस लिए, लेकिन फिर धोखा किया एमएसपी पर। अभी बात हो रही थी, हम सुबह सुबह आए तो, कि अमरूदों का भाव 4-5 रुपए किलो हो रहा है। जब बाकी सब लोगों को अपनी जींस का कीमत तय करने की अधिकार है, तो किसान को क्यों नहीं। ये एक अजीब सिचुएशन जो संविधान के खिलाफ है।
और इसकी मांग किसान आंदोलन कब से कर रहा था, वो हमने इसमें शामिल किया है एमएसपी को। एमएसपी के लिए कहा गया कि हम कमेटी बना देंगे और एक वाजिब एमएसपी किसानों को मिले ये तय करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, ऐसी कमेटी बनाई है जिसमें सारे चमचे भर लिए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के लिए सिर्फ 3 जगह खाली छोड़ी, और ये तय करने के लिए कि भाई 3 लोग क्या कर लेंगे 20 लोगों में से। तो नीयत सही नहीं है, और वो नीयत सही करने के लिए आप और हमको फिर एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होके ये तय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए ही खत्म किया जाए। और जब तक मजदूर और किसान की सरकार नहीं बनेगी, जब तक गांव के गरीबों की सरकार नहीं बनेगी, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की सरकार नहीं बनेगी, पिछड़े वर्ग के लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक इन धन्ना सेठों को, जो जिनको हमेशा श्रावण के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, इनको सब जो है धनवान नजर आते हैं। आसमान छू रही है महंगाई, जो 1 किलो सामान जितने रुपए का पहले आता था, आजकल आप देख रहे हो कि 400 ग्राम आता है। आपका किचन का बिल 5,000 के बजाय 15,000 महीने हो गया होगा, नहीं पता तो गृहिणी को जाके पूछ लेना। लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त बोलते नहीं, हम तो इन्हीं का समर्थन करेंगे। और हम लोग थोड़े गुस्से में होते, लेकिन हमको भी धर्म की भांग ऐसी पिलाई जाती है कि हम भी उधर ही बह जाते हैं। चाहे हमको पेट्रोल 100 रुपये खरीदना पड़े, डीजल भी उसी भाव में खरीदना पड़े, चाहे महंगाई कितनी मारती रहे, चाहे हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिले, कोई रोजगार नहीं मिले, लेकिन बस हम बह जाते हैं। तो हमारा मकसद वो जागृति पैदा करना है। और एमएसपी किसान का अधिकार है, जो रात दिन मेहनत करता है। मैं तो कहता हूँ एमएसपी भी ये जो सरकार थोड़ी बहुत करती है वो नहीं है एमएसपी डिसाइड करते टाइम में किसान की मजदूरी सारा परिवार लगा रहता है, उसको भी गिनना पड़ेगा, ट्रैक्टर का खर्चा भी गिनना पड़ेगा, बिजली का भी गिनना पड़ेगा, खाद और बीज जो कि अब मुश्किल से मिल रहा है, डबल भाव में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर आप एमएसपी गिनिए। लेकिन ये तो साधारण एमएसपी भी नहीं दे रहे। 2300 रुपये बाजरे की एमएसपी है, और बनिया जी क्या भाव ले रहे हैं आपको पता है? 1600-1700 रुपये मेरे ख्याल से। तो आप देखिए, अब अमरूद की बात कर ही रहे हैं, 4-5 रुपए किलो मांग रहे हैं लोग, तो क्या खाएगा आदमी? तो किसान का तो मरना ही मरना है, और ऊपर से पानी नहीं है। ईआरसीपी की बात करते हैं तो दोनों पार्टियां राजनीति करती हैं, वो उस पर दोष डालता है, वो उस पर दोष डालता है। अब आप देखिए, हमने ये जवान सिंह मोर्चा, हम लोग सारे आंदोलन तो कर रहे हैं गांव गांव में, लेकिन अभी जवान भाई ने बोला कि हमको इसमें जन मोर्चा का समर्थन चाहिए। जन मोर्चा तो आपका ही, आप सबका, हम सबका ही है, वो तो समर्थन है ही है, हमने तो मुख्य बिंदु में डाल ही रखा है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं, हमको समर्थन अपने आप सबका चाहिए। आप सब लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे साहब हम कैसे करें? मैं बताता हूं आपको कैसे करें। मैंने सारे 25 के 25 एमपी को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप जो है, ये जन कल्याण का मामला है, इसमें राजनीति न करके राजनीति से ऊपर उठें और इसको मिल बैठ करके रास्ता निकालें कि ये 75% पे प्रस्ताव नहीं आया, ये 50% पे नहीं आया। ये सब प्रस्ताव देने वाले कौन है, डिसाइड करने वाले कौन है? हम लोग ही हैं ना। क्या पहले 75% और 50% के प्रस्ताव नहीं हुए हैं? लेकिन बस एक दूसरे पे दोषारोपण करने में लगे हुए। समस्या का समाधान कोई नहीं करना चाहता। तो मैंने जो आज से 4-5 महीने पहले मीटिंग थी प्रसाद लाल जी के गांव के पास, कौन सा खुर्रा कोई गांव है, क्या है खुर्रा, वहां भी ये घोषणा की थी कि आप घर घर में कोने कोने पे बैनर लगा दो, ये आवाज फैला दो कि बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं। ईआरसीपी लाओ और वोट पाओ, ये प्रण करके जाओ आज आप,
और गांव-गांव में ये बात फैला दो, कोई जनता है कि आपने क्या किया, ईआरसीपी के बारे में आपने क्या किया, वो हमको जरा बता दीजिए, फिर देखना आप क्या होता है। अभी जवान भाई कह रहे थे कि रोडों पे आ गए केंद्र और राज्य सरकार। मैं कहता हूं भाई, रोडों पे नहीं आए, रोडों पे उन निकम्मे नेताओं को लाना पड़ेगा जिनकी आवाज नहीं निकल रही है। ऐसी जन समस्या है, जन जन, जिससे पीने के पानी की, सिंचाई की और औद्योगिक विकास की समस्या जुड़ी हुई है, उस पे ये दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। कोई खुल के नहीं कर रहा है, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को बुला के बात नहीं कर सकते कि इस प्रस्ताव को ऐसे बना दीजिए? क्या मुख्यमंत्री महोदय जाके उनसे बात नहीं कर सकते? साहब क्या करना आप बताइए। लेकिन सुलझाना किसको है? आपको और हमको उलझाए रखना है और वोट ले लेना है। तो समस्या का समाधान हमारे पास है, आप और हम समझ नहीं रहे हैं। इसको समझिए आप और फिर डिसाइड करिए कि जो ईआरसीपी लाएगा, जो पार्टी, या तो ईआरसीपी को इलेक्शन से पहले घोषणा करें राष्ट्रीय योजना, या अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखें कि हम ईआरसीपी लाएंगे, ये हमारा प्रोमिज है, तो आप वोट दो। आप देखिए समाधान होता है कि नहीं होता है। अभी तो एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं कि साहब जो है, यदि हम इस पे जो है 50% पे बढ़ा देंगे तो जो है पानी जो है मध्य प्रदेश को कम पड़ जाएगा। 12 बार चिट्ठियां मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, हमने लिख दी हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। हम भी 9,000 करोड़ का प्रस्ताव बना दिया, काम शुरू करने लगे तो केंद्र ने मना कर दिया। मतलब वो छीटा कसी एक दूसरे पे। और 25 एमपी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के वहां से कोई जवाब नहीं आया। आपको बताऊं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोगों को पूछना पड़ेगा, आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, आपको जागृत होना पड़ेगा और सारी चीजों से ऊपर उठकर मतलब की बात पे एक बार एक हो सारे, और फिर देखो ईआरसीपी आती है कि नहीं। तो हमने मुद्दा इसमें रखा है। जगह जगह ये बात मैं हर जगह करता हूं, करते रहेंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा समाधान आपके हाथ में है। क्वेश्चन करना सीखिए और जो निकम्मे नेता आपके हमारे वोटों से जीत के जाते हैं और फिर वहां जाके हमको भूल जाते हैं, उनका विदाई समारोह करो, कोई भी पार्टी का हो। तब तक, जब तक आप ये नहीं करोगे, कुछ समाधान होने वाला नहीं है। दूसरा जो हमने मेन मुद्दा इसमें लिखा, निजीकरण का। आप देखिए, एसटी एससी ओबीसी का रिजर्वेशन है, मुस्लिम भाइयों को तो वैसे 3rd ग्रेड सिटीजन बना दिया गया है। उनका तो यहाँ जैसे हर बात में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मुस्लिम लोग वैसे हाशिए पे हैं, लेकिन फिर भी ये कौम ऐसी है कि इनकी 10-10 लाख की सभा मैंने अभी रिसेंटली देखी है हाफिज भाई के नेतृत्व में। बहुत जज्बा है लड़ने का और एकता है। और यही कारण था कि जब मोहम्मद साहब को गाली दी किसी ने तो 54 देश एक तरफ हो गए, मुस्लिम देश, और ऐसी आवाज एक साथ आई कि इंडिया के एक्सपोर्ट भी वापस आने लगे और सरकार को जग मार के ढीला पड़ना पड़ा। तो जब एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी यदि एक साथ मिल जाएं और कम से कम ऐसे मुद्दों पे जहां कोई दो राय नहीं है, आप सोचिए क्या होगा। और यही मकसद जन मोर्चा का है। अब आप निजीकरण की बात देख लीजिए। आज एसटी एससी और ओबीसी के लोग, खास करके एसटी एससी के लोग यहाँ बैठे हैं, मीना और एससी के भाई, जो भी कुछ है हम रिजर्वेशन के कारण है। जो बाबा साहब ने हमको सुविधा दी उसके कारण यहां तक यात्रा करके आए हैं। और बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैं जो करके जा रहा हूं, इस मुहिम को यदि आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम पीछे मत जाने देना। आप और हम क्या कर रहे हैं? हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। जो अकेले बाबा साहब और हमारे आदिवासी नेता मुंडा जी वगैरह और मुस्लिम नेता हमारे हैं, वो जो हमारे पुराने सभी नेता, उन्होंने मिलके जो बाबा साहब के नेतृत्व में सुविधा दी थी, उसको हम करोड़ों करोड़ों लोग मिलके बचा नहीं पा रहे हैं। और
वो अकेले लड़के इतनी जिल्लत सहन करके, इतने दुख सहन करके जो हमारे लिए करके गए, वो हमसे छीना जा रहा है। और छीना भी कैसे जा रहा है? बिना कोई अमेंडमेंट के। आप बताइए, क्या मैंडेट आपसे वोट लिए थे इस बात पे कि हम जो है इनडायरेक्टली आरक्षण को खत्म करेंगे, आपकी जो सारी नौकरियों को खत्म करेंगे और हम सारे काम धंधे निजी हाथों में दे देंगे? ऐसा हुआ था क्या? नहीं ना, नहीं हुआ। तो ये किस कानून के तहत हो रहा है? कौन अफसर, कौन सी संस्था इसकी अप्रूवल दे रही है? कुछ नहीं है, पूरी दादागिरी हो रही है। और हमारे लोग जिनको हमने चुन चुन के भेजा है, एसटी एससी के, ओबीसी के हमारे नेता, उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। एक भी खड़ा होकर ताल ठोक के बोल नहीं रहा है। मैंने अकेले में आपके सामने आज बोल रहा हूं, 2 साल से 600 चिट्ठियां भारत सरकार को लिखी है इस बारे में कि आप ये कर क्या रहे हो। क्या वो मकसद पूरा हो गया जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी? नहीं। चुनिंदा लोग नौकरी लग गए तो क्या सारा समाज बराबर हो गया? इक्वलिटी हो गई? अभी तो गांव में बुरा हाल है। तो फिर ये कर क्या रहे हो आप? सारे तो अडानी अमानी हो नहीं सकते ना। आपको सिर्फ धनाढ्य लोग दिखाई देते हैं। गरीब का क्या हाल है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। और कहते क्या हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हम जो फ्री का 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप बताइए ईमानदारी से, आपको 5 किलो अनाज चाहिए या बच्चों की नौकरी चाहिए, स्वाभिमान चाहिए और अच्छी शिक्षा चाहिए? क्या चाहिए? 5 किलो अनाज खा के खुश हैं? नहीं। 5 किलो अनाज देके हमको 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है। ये भीख हमको नहीं चाहिए। हमको रोजगार चाहिए बच्चों के लिए, हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और उससे भी ऊपर हमको स्वाभिमान से जीना चाहिए। मिल रहा है? नहीं। वो मकसद है इस जन मोर्चा का। हमको कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है। हम आप सबको साथ लेके इन समस्याओं को पूरे राजस्थान में कोने कोने में ले जा रहे हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसमें भागीदार बने, लोगों को गांव में जाके जगाएं। आज से अब सारे जितने लोग हैं हमारे कप्तान हैं जन मोर्चा के, हम सब बराबर हैं। और यहाँ ये मुहिम सक्सेस हो तो हम इसको देश स्तर पे ले जाएं, ये हमारा प्लान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है न्याय व्यवस्था का। अब आप देखिए कि कुछ चुनिंदा परिवारों के लोग, 10-15 फैमिलीज के लोग, वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। क्या कोई एसटी एससी का या कोई माइनॉरिटी का आदमी, ओबीसी का आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना? नहीं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है केसी घुमरिया और हमारे जो मीना जी, जिनका हाई कोर्ट में अभी हुआ, गणेशी लाल जी मीना। आप देखिए, सब चीजों में फिट होते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी 70 साल की हिस्ट्री में केसी घुमरिया एसटी में पूरे इंडिया में मेंबरशिप डीटी बनने वाला था, लेकिन क्योंकि ट्राइबल था इसलिए नहीं बनाया। गणेश लाल मीना को कॉलेजियम ने पास कर दिया कि ये फिट है और इनको जज हाई कोर्ट जज बनाना है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक बार कॉलेजियम यदि पास कर देती है तो सरकार को अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमने लाख कोशिश कर ली, हमारे जनप्रतिनिधियों से भी मिले, लिखा पढ़ी भी की। मैंने दिसंबर में ऑल इंडिया ट्राइबल सम्मेलन करवाया बिड़ला सभागार में। 2000 लोग, 2-2 दिन, मतलब 4000 लोगों ने भाग लिया। कुलस्ते साहब के सामने भी रखा, मंत्री के सामने, हमारे डॉक्टर साहब के सामने ये मामला हमने शिष्टमंडल के रूप में रखा। हाँ, हम बात कर रहे हैं, हो जाएगा जल्दी, आपको मिलाएंगे और जल्दी होने वाला है। कुछ नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमको ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जैसे आईएएस, आईपीएस, आरएस की एग्जाम होती हैं, वैसे ही भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा हो, उसमें बच्चे बैठें और एसटी एससी ओबीसी का रिजर्वेशन संविधान के हिसाब से हो, सबका उसमें रिजर्वेशन हो, महिलाओं का भी हो। और फिर अपने आप देखिए जज बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन ये क्यों करने वाले हैं? तो कैसे होगा? उनसे मांगने से नहीं होगा, ये भी आप और हमको ही करना पड़ेगा। और वो कैसे संभव है? जब तक आप और हम सत्ता में भागीदार नहीं होंगे, जब तक
ये मौकाप्रस्त लोग हैं, इनको कुर्सी से नहीं हटाएंगे जब तक आप और हम में से जाके लीडर नहीं बनेंगे, वहां पर बात कहने वाले वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए अपने वोट की कीमत को पहचानो। आप ही साहब अभी कह रहे थे कि हमको 1500 रुपए में बिकना नहीं है। अपने कॉन्शियस को जगाओ और हमारा भला, समाज का बड़ा बिगर इंटरेस्ट कहाँ है, हमारे बच्चों का भविष्य किसमें है, ये हमने नहीं देखा तो आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देंगी कि हमारे लोग पढ़े लिखे और सक्षम होते हुए भी नालायक थे और जो व्यवस्था बाबा साहब वगैरह ने हमको दिलाई थी उसको सुरक्षित नहीं रख पाए। इसलिए दोस्तों, बहुत सो लिए, कुंभकर्ण की नींद बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब जगने का समय आ गया है। आप जग जाइए और जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं वो भी हमारे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको हमको काट के फेंकना है, नहीं, उनको जगाइए और उनको बताइए कि आपको ये करना होगा, इसका जवाब देना होगा। आप हमारे कारण वहां पहुंचे हैं तो आपको हमारी बात को रखना ही पड़ेगा, और नहीं रखोगे तो आप क्यों फिर XYZ दूसरे को जाने दीजिए वहां पर। जब तक ये नहीं करेंगे तो आगे कुछ होगा नहीं। इसी तरीके से जो भाइयों EVM का एक मुद्दा हमने रखा है, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि EVM से गड़बड़ी होती है, चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो रहा, फिर क्या कारण है कि फिर EVM चला जा रहा है। और अब तो कृष्णामूर्ति, TS कृष्णामूर्ति जो मेरे डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं, बाद में वो चेयरमैन बने और मुख्य चुनाव आयोग से भारत के से रिटायर हुए, उन्होंने अभी अभी बयान दिया है कि EVM में बहुत गड़बड़ हो रही है और EVM से चुनाव को, हारे हुए चुनाव जीते जा रहे हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहा है तो ऐसा कौन सा शौक पड़ा है, और जब बड़े बड़े देश अमेरिका और इंग्लैंड, जर्मनी, ये लोग EVM से नहीं करवा रहे चुनाव, तो हम क्यों करवा रहे हैं। तो इस मुद्दे को भी हमने इसमें रखा है कि भाई जो है हमको तो बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। दूसरा एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि दोस्तों, मीडिया, आप देख रहे हैं हम कुछ भी करें, आज भी हम इतनी बातें कर रहे हैं, आप देखना कल कुछ नहीं मिलेगा अखबार में। क्या हो, कोई 2-4 लाइन यदि गलती से कोई लिख देगा तो हमारे लोगों को सार्वजनिक विकास करना है, हमको सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं बैठना है। बच्चों का ऐसा बनाओ बच्चों को कि सारे फील्ड में एक्सपर्ट हों, और मीडिया में भी हमारे लोग आने चाहिए, चाहे छोटे यूट्यूब चैनल या छोटे छोटे अखबार, जो भी शुरुआत करिए। तो व्यापार में भी हम आए, राजनीति में भी हम आए, मीडिया भी हमारा हो, और जब हमारा मीडिया होगा तो दूसरे मीडिया पे फिर दबाव पड़ेगा और वो भी हमारी बातें फिर लिखने लगेंगे। आज होता क्या है, हमारी अच्छी बात को दबाया जाता है, और कोई मीना या ST/SC का आदमी या कोई मुस्लिम से थोड़ी सी गलती होगी तो उसको उछाला जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो जब हमारा मीडिया होगा तो बराबर हमारा भी वैसी की वैसी न्यूज छापेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए और ये शुरुआत करिए। इसी तरीके से दोस्तों, हमने OBC और ST की अलग जनगणना की मांग की है और ST का अलग धर्म कोड होना चाहिए। उसके लिए आप देखो जनगणना भी रुकी हुई है। हमारी जनसंख्या 15 करोड़ के आसपास है, उसको 10-11 करोड़ बताया जा रहा है, और उसमें भी जब बहुमत की जरूरत पड़ती है तब तो हमको हिंदू बना दिया जाता है, और जब अधिकार देने की बात आती है तो हमको बोलते हैं तुम अछूत हो। SC को बोलेंगे आप मंदिर में नहीं घुस सकते, आप घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, आप मटके में पानी नहीं पी सकते। तो ये कौन सा कानून है, ये कौन सा हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म आज बताया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए, वो हिंदू धर्म हिंदुइज्म से बहुत डिफरेंट है। हिंदुइज्म एक जीवन जीने का तरीका है जिसमें सब धर्मों का, सब जाति का, सब इंसान का, सब जीवों का, सबका सम्मान है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो हिंदू ये लोग बता रहे हैं वो हिंदू कुछ संकुचित परिभाषा है, स्वार्थी परिभाषा है, वो एक्चुअली हिंदू नहीं है। तो क्यों नहीं, हम तो प्रकृति प्रेमी हैं, ट्राइबल लोग, लेकिन हमको जो रक्षक है प्रकृति के, जिन्होंने प्रकृति की पूजा की है, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, सब हमारे देवता, और हम इस देश के पुराने वासिंदे हैं।
उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन करवा रखा है कि 20 लाख आदिवासी परिवारों को 2019 में फरवरी में डिसीजन हुआ कि जो है जुलाई तक जंगल से बाहर किया जाए, क्योंकि ये जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और वो पहले वाला पार्लियामेंट इलेक्शन था, इसलिए उसको फिर सरकार को लगा गड़बड़ हो जाएगी तो स्टे करा दिया। लेकिन वो तलवार अब भी लटकी हुई है और कभी भी आदिवासियों को तकलीफ में डाल सकती है। तो ये दूसरा सीएए है। सीएए सिर्फ मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आदिवासियों के लिए भी प्रॉब्लम है, गरीबों के लिए भी है, एससी के लिए भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो कागज आप और हम पढ़े लिखे लोग नहीं रख सकते तो गरीब लोग कहां से कागज लाएंगे। तो इसलिए हमको इसके खिलाफ भी लड़ना है और हमारी ये मांग है कि उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के वो रद्द करे गवर्नमेंट। उसके लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से वनाधिकार कानून है जो हमको जंगल में रहने का, खेती करने का अधिकार देता है। 2006 का वनाधिकार कानून ये है कि 2005 तक जो आदिवासी लोग जंगल में रह रहे थे वो 4 हेक्टेयर तक जिनके पास जमीन थी उनको कोई वहां से निकाल नहीं सकता। लेकिन मैं आपको रिसेंट उदाहरण बताता हूं। धौलपुर में अपने 13 मीना परिवारों को इसलिए वहां से निकाल दिया है कि साहब आपको यहाँ तो वनाधिकार कानून लगता ही नहीं है, और वहां के कलेक्टर को ये पता नहीं था कि वनाधिकार कानून पूरे इंडिया में लगता है। कलेक्टर महोदय कह रहे थे कि ये तो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में लगता है। हमने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, सारी घटना बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब हमारा अध्यक्ष ज्यादा करने लगा तो उसको बंद कर दिया गया। लेकिन हमने भी हिम्मत हारी नहीं और कलेक्टर साहब के खिलाफ केस करके उनको भी लटका रखा है और लड़ाई जारी है। तो हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। फर्क 19-20 का है। एक पार्टी है, उसके लिए हमारे लिए बिल्कुल जगह नहीं है। दूसरी है, वो मीठी मीठी बात करते हैं, थोड़ा बहुत खुर्चन दे देते हैं और वो सोते हैं ये एसटी एससी वाले और ये मुसलमान जाएंगे कहाँ। ये तो कांग्रेस की जेब में है। उनको भी जगाना पड़ेगा कि आपके गोद नहीं आए या गिरवी नहीं रखे हैं, या तो हमारी बातों को सुनो, नहीं तो तुम तैयार हो जाओ। जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो भी सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए आप लोगों को डिसाइड करना क्या है। और यदि चुपचाप ये करते रहना है, सहन करते रहो और तकलीफ सहन करते रहो। और आने वाली पीढ़ियां जो 70 साल में, 60 साल में हमने जो कुछ अचीव किया है वो वापस बराबर हो जाएगा और हम वही मजदूरी, गुलामी सहन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है, सब लोग जग जाओ और इस पे काम करना शुरू कर दो। और काम एक ही है। क्या काम है बताओ? क्या काम है? सारे मिलकर वोट की चोट करो। वोट की चोट। सारे मिलकर वोट की चोट करो, तब इनकी आंखें खुलेंगी। और इनके झूठे बुलावे में हमने रोजगार मेला कर दिया। अरे भाई, 2 करोड़ रोजगार का, जब 10 लाख का इधर उधर से जोड़ के रोजगार मेला कर रहे हो तो बाकी कहाँ गया? तो ये सब झूठे झांसे हैं। या बोलते हैं कि माता बहनों की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। महिलाओं की इज्जत हम करते रहे और करते रहेंगे और होना चाहिए, हमारी संस्कृति है। लेकिन कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आप देखो। बिल्किस बानो के केस से क्या हुआ? इस घोषणा के माता बहनों को इज्जत देना है, ये मुहिम चलानी है। और उसके तुरंत बाद बिल्किस बानो केस में क्या हुआ? जिन लोगों ने 11 लोगों की मर्डर किया, एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ रेप किया, उन लोगों को 11 लोगों को 15 अगस्त के दिन विशेष प्रावधान बना के छोड़ दिया गया। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो भैया, और बाद में उस चीज को छुपाया गया कि वो कैसे मिला। अब जब सुप्रीम कोर्ट में 4 महिलाओं ने रिट कर दी, तब एफिडेविट दिया तो सामने आया है कि गुजरात सरकार के हर डिपार्टमेंट ने सिफारिश की कि इनको छोड़ा जाए, इनका चाल चलन बहुत अच्छा है। जबकि सीबीआई कोर्ट और स्पेशल अदालत ने विरोध किया था। और तो और हमारे गृह मंत्री जी ने इधर से प्रपोजल गया तो 10 दिन में क्लियरेंस भी दे देगी, इनको छोड़ दिया जाए। और उनका चाल चलन इतना अच्छा था, वो लोग 1500 दिन 10 साल में
पैरोल पे रहे बाहर और आके धमकाया गांवों को, मर्डर की धमकियां दी। तो दोस्तों, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो कथनी और करनी अब आप सब लोग, हम लोग समझ गए होंगे, उस पर ध्यान दीजिए और झूठे झांसों में आना बंद करिए। और मैं नहीं कहता कि बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बेवकूफ मत बनिए। मैं इतना कहता हूँ, हकीकत को पहचानिए। आज बेरोजगारी 45 साल में हाईएस्ट लेवल पर है। आज महंगाई आसमान छू रही है। आज देश की जो संपदा है वो 90 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। 90, सिर्फ 90 लोगों के पास। और जो अडानी, जिसकी $5.5 बिलियन प्रॉपर्टी थी, $135 बिलियन हो गई, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धनाढ़ आदमी हो गया। और तो और इतने धनवान आदमी का लोन माफी और कर दिया गया। पता कितना कर दिया? 72,000 करोड़ 2017 तक हो चुका था, अब तो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया होगा। और टोटल 13.5 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए इन लोगों के, बड़े बड़े धन्ना सेठों के। और किसानों के सारा ऋण, यदि इंडिया का हमने पॉइंट लिया कि पूर्ण ऋण माफी होनी चाहिए, 3 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, पूरे इंडिया में एक बार माफ कर दें तो सारे किसान बेचारे चैन की नींद से सो के नया जीवन शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। किसान के लोन की बात आती है तो इनके दिल में दर्द होता है। और राजस्थान सरकार ने, हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आंशिक तो किया, कोऑपरेटिव बैंकों के लोन तो माफ कर दिए, लेकिन जो प्रोमिस किया था सेंट्रल बैंकों के, वो क्यों नहीं किए? अब वो कहते हैं हमारे अधिकार में नहीं है। और केंद्र सरकार इसलिए नहीं करेगी कि इनको क्रेडिट नहीं मिले, इनको निकम्मा साबित करो। तो किसान का क्या दोष, आप ये बताइए। उसमें किसान को तो मार दिया ना, वो ये सोचता रहा कि मेरा लोन तो माफ हो जाएगा, उसने भरा भी नहीं और ब्याज और बढ़ गया। अब आत्महत्या कर रहे हैं लोग। तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है। आप बोलेंगे साहब आप तो हमको ही बोल रहे हो। बिल्कुल, जब तक आपने वोट की कीमत नहीं समझोगे, एकजुट नहीं होगे और अच्छे सीधे सच्चे सेवाभावी ईमानदार जो आपके लिए लड़े मिटे मरे, ऐसे लोगों को नहीं भेजोगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये आप सोच लीजिए। और जो है, एक जो है यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम है, जन कल्याणकारी नीतियां, मैं कहूंगा कि राज्य सरकार की, गहलोत साहब की काफी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे गड़बड़ घोटाला है, वो आप भी सहमत होंगे मेरे से, जो डिजायर से पोस्टिंग हो रही, जो डिजायर से एमएलए साहब और मंत्री जी बोली लगा के 3 लाख 4 लाख 5 लाख में मास्टरों की, बेचारों की 2-2 साल की तनख्वाह ले लेते हैं। वो डिजायर सिस्टम डिजास्टर सिस्टम है, उससे सब लोग परेशान हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें पॉइंट डाला है कि इसको खत्म होना चाहिए। पूरे इंडिया में मैंने पता कर लिया, कहीं डिजायर सिस्टम नहीं है, सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा है। और उसको गहलोत साहब ने शुरू किया था, वसुंधरा जी ने भी सुविधा से अपना लिया था, और अब फिर गहलोत साहब के पास चल रहा है। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए और मेरिट से पोस्टिंग होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो है पॉइंट इसमें बहुत हैं, और भी वक्ता हैं, उनको भी सुनेंगे हम। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जो है अपने आप को पहचानो और गरीब तबके के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, घुमंतु और जो अदर बैकवर्ड में जो गरीब लोग हैं, उन सबको एकजुट करो। उसी में हमारा हित है। और अच्छा बुरा समझो। और आज की तारीख में जो 43% लोग जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेज हैं और क्राइम के चार्जेज हैं, वो एमपी और एमएलए बने बैठे हैं। ऐसे लोगों को जाने से रोको। और जो रियल में समाज सेवा, क्योंकि आप देखिए सोशल वर्क की ये जो जन सेवा है, जन सेवक है, ये सेवा करने के लिए होते हैं, व्यापार करने के लिए नहीं होते हैं। वो हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं है। और हमारे कारण वो बनते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो। तो आप सारे, हम आपके सबके नंबर ले लिए हैं। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, आप सारे हमारे इस मोर्चा के प्रतिनिधि हो, नेता हो, सारे आप सारे लोग जो ये अभियान चलाओ कि हम जो है जन जन को जगाएंगे और ईआरसीपी भी लाएंगे, निजीकरण को भी बंद करवाएंगे, एमएसपी भी लाएंगे और यहाँ डेफिनेटली अमरूद की मंडी भी खुलेगी। सारे काम होंगे, लेकिन वो होंगे तब जब आप सत्ता में भागीदार होंगे और आपके साफ सुथरे लोग वहां जाएंगे।
जो शेर की तरह वहां बोलें, सच को सच और गलत को गलत कहने की जिनमें हिम्मत हो, ऐसे लोगों को भेजोगे तब हमारी बात की सुनवाई होगी। आप लोग सारे आए और सुना हमको। अभी हमारे काफी लोग अभी जाना नहीं है, काफी वक्ता बाकी हैं और उनको सबको सुनेंगे आप, और फिर हम नामों की घोषणा करेंगे। इनको हमने ये जिम्मेदारी दी है, उसके बाद हम डिस्कस होंगे। तो आप जो है, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं का भी सार्वजनिक उत्थान सब क्षेत्र में होना चाहिए। महिला उत्पीड़न बहुत हो रहा है, एट्रोसिटी बहुत हो रही है। 80% एट्रोसिटी केसेज में FR लगता है, आपको पता होगा। तो ST/SC के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। और जिस दिन अपनी शक्ति को पहचान लिया, और एकता जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम शिक्षित तो हुए लेकिन विकसित नहीं हुए। हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अकेले अकेले गली गली में कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं। तो संगठन बनाओ, एकत्रित हो, और जो कॉमन मुद्दे हैं, आपकी हमारी 2 राय हो सकती हैं, लेकिन निजीकरण है, न्यायिक सर्विस है, MSP है, ERCP है, ऐसे जो कॉमन मुद्दे हैं उन पे सारे एक हो जाओ। बोलो एक हो गए, हाथ खड़े करो, सब एक हो गए इन मुद्दों पे, इन पे एक हो जाओ, और फिर देखना क्या होता है। मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ हमारी सारी बातें मानी जाएंगी और ये पार्टियां आपके पीछे पीछे भागेंगी कि आप बताइए क्या चाहिए। और हमारा मांग हुआ कि आप जो है हमारी ERCP लेके आइए, फिर वोट मांगिए, नहीं तो भागिए यहाँ से, कोई भी हो। बस मैं इतना ही कहता हूँ। आप सब आए, इतना समय दिया, इसलिए दिल से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। और भैरूलाल जी और हमारे जो है यहाँ के अध्यक्ष सवाई माधोपुर के भवानी और जितने कार्यकर्ता हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया और रियली शेरों को बुलाया है। हमने आम सभा नहीं रखी थी, आपको बता दूं। हम चाहते थे कि शेर लोग आए यहाँ, बाकी उनका काम होगा जाके जगाने का। तो मैं बस इतना ही कह के एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।